जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहन के आप कॉलेज या स्कूल तो नहीं जाएंगे ना। कोई आ भी जाते हैं सर अक्सर, ये इस पे ईद मिलन पार्टीज वगैरह। तो वो इन इन अप्रोप्रिएट होगा या अप्रोप्रिएट होगा। इन इन एप्रोप्रिएट होगा जी जी वो। बिल्कुल। एंड इट्स नॉट लाइकली you could go to the gym in your silk and satin. In the same way, you wouldn't use the same language for every situation. It all depends on what the piece of writing is for. ठीक हो गया। ये बात आई होप कि बहुत सादा है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। यानी ये राइटिंग स्टाइल, इससे फिर आगे बात होती है। आपने सुना होगा फॉर्मल राइटिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल स्टाइल, इनफॉर्मल स्टाइल। ये बात सुनी है ना। यानी Yes, जो yes, आप sir. खत लिख रहे होते हैं, अपनी मामा को खत लिख रहे हैं, अपनी महबूबा को खत लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, क्या वो खत और वो खत जो आप किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं या अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, वो खत एक जैसा, उनकी लैंग्वेज एक जैसी हो सकती है। ऊपर से और नीचे से सेम होते हैं ऑलमोस्ट, बट जो अंदर मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। ऊपर जो नीचे को छोड़े, वो तो बॉडी है, वो तो स्ट्रक्चर है ना। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट। जी। तो ये स्टाइल है। ठीक है कि आप कौन, राइटिंग के स्टाइल के बारे में भी आपको पता होना बड़ा जरूरी है ड्राफ्टिंग के अंदर, कि मेरी राइटिंग दिखेगी कैसे। तो ये मुस्तजब आपने अपनी जो पीस है उसको अब आपने इस पे जरा देखना है कि आपका स्टाइल कौन सा है, और क्या वो फॉर्मल स्टाइल है, इनफॉर्मल स्टाइल है, उसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, क्या क्या इनअप्रोप्रिएट हैं। ये चीज़ भी आपने अपने ड्राफ्ट पे अप्लाई करनी है। अब चलते हैं आगे जी। Style's a bit of woolly thing, but the bottom line is that it means the way I'm writing, not what I'm writing about. Simply, अभी पहले भी मैंने बात की, सादा बात समझ लें, ज्यादा ये स्टाइलिस्टिक पूरा एक सब्जेक्ट है। आगे आप लिंग्विस्टिक्स के अंदर बहुत कि क्या क्या किस किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन जो बॉटम लाइन है, सादा बात है, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं किस तरह लिख रहा हूँ। इस बात को छोड़ दें कि आप क्या लिख रहे हैं, वो कंटेंट में वो और जो राइटिंग की मैरिट्स हैं उस पर पूरा उतरना चाहिए। यहाँ पे टू पॉसिबल स्टाइल्स की हम बात करेंगे, इनफॉर्मल स्टाइल और फॉर्मल स्टाइल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन वर्ड्स का आपको पता है। फॉर्मल होता है जो स्पेसिफिकली किसी इंचार्ज को लिखा जाता है, और इनफॉर्मल वो होता है जो फ्रेंड्स वगैरह को लिखा जाता है। आई थिंक मुझे ये पता है इतना। देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड्स को देख लीजिए। फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियली, कोई भी काम जो ऑफिशियल बिजनेस से ताल्लुक रखता हो। आपका जो यूनिफॉर्म है वो फॉर्मल ड्रेस है या इनफॉर्मल ड्रेस है, कॉलेज का यूनिफॉर्म। फॉर्मल है सर। ठीक है, क्योंकि उसको एक बिजनेस का उसको एक ऑर्डर के जरिए, ऑफिस के जरिए बता दिया गया कि ये ड्रेस होगा। इसी तरह आपका हमारे यहाँ यानी ऑफिसेज और बड़ी बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स और मीटिंग्स में जो आपका थ्री पीस सूट है, उसको फॉर्मल ड्रेस का जो है वो दे दिया गया। तो अब आप जब इस तरह के इवेंट में जाते हैं तो आप जीन्स पहन के नहीं जाते, आप वो सूट पहन के जाते हैं। ये इस तरह से लिबास भी फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। इस तरह गुफ्तगू भी फॉर्मल इनफॉर्मल होती है। जैसे आपने कहा कि दोस्तों से जब आप मैसेज कर रहे हैं तो आप दोस्तों को लिखेंगे हाय, लेकिन अपने उस्ताद को या अब्बे को हाय नहीं लिखेंगे। उनके लिए जो फॉर्मल वर्ड है हेलो है। हेलो फॉर्मल वर्ड है, हाय जो है वो इनफॉर्मल है। इसी तरह हे व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल है। इन, और फॉर्मल इसकी
फॉर्मल क्या होगा? How are you? हेलो, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू? इसी तरह हे, हाउ डू यू डू? ये हाउ डू यू डू जो है, दिस इज इनफॉर्मल, जबकि फॉर्मल हेलो, हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, ये इस तरह से पूरा एक स्लैंग, फॉर्मल इनफॉर्मल की जुबान, उसका डिक्शन, एक मुख्तलिफ डिक्शन, एक मुख्तलिफ सारा कुछ है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मेरी राइटिंग में पॉसिबल स्टाइल्स में ये बहुत सारे आप लोगों ने आई एम गना डू दैट, मैंने देखा बच्चों ने हमें असाइनमेंट देते हैं उसमें लिख रहे हैं आई एम गना डू। ये जो गना है ना, GONNA से, ये इनफॉर्मल है। ये जब आप अपने किसी भी एकेडमिक राइटिंग पीस में लिखेंगे तो आपकी शामत आ जाएगी। इसी तरह जो कंट्रैक्शंस आप यूज करते हैं, आई एम पूरा नहीं लिखा, आई एम कंट्रैक्ट करके लिख दिया, आई डोंट लिख दिया, डू नॉट नहीं लिखा। फॉर्मल राइटिंग में आप कंट्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा का सारा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैंने इसमें मेंशन कर दिया है इनफॉर्मल स्टाइल क्या होता है। ये हमें बताएंगे, कौन बताएगा जी? ये हमारे साथ फसीउर रहमान साहब हैं। फसीउर रहमान साहब, आप बताइए, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आफाक अहमद खान seems interested. Afaq, are you listening to my voice? Afaq, are you there? फसी, आपने हाथ भी खड़ा किया और आप जवाब नहीं दे रहे। फसीउर रहमान। बिलाल मकबूल। Emur, acá te lagarto plano col caradar. Olvide li kunna porta ki wel ti court place de. Yes, sir. बिलाल, Yes, sir. ओके जी, बिलाल ये Na पढ़िए na जरा। wele wel saplar wel court place de. Nama al zanem khabar. Informal style, casual, casual, तो acá everyday plano words. porta ka. कैजुअल For नहीं है, example, कैजुअल है, casual, कैजुअल। sir, casual. Sorry, sir. Everyday words. For example, a bit, a little, for a second, etc. etc. इनफॉर्मल में Contractions. कहते हैं ना, सॉरी सर आई एम अ बिट लेट। अब ये सॉरी सर आई एम अ लिटिल लेट, अब ये अ बिट लेट, अ लिटिल लेट, या वेट फॉर अ सेकंड। अक्सर बच्चों को मैं कहता हूँ कि क्लास में हम ये इवन लाइव कह रहे हैं कि आप पढ़ें, तो आगे से वो आप कहेंगे वेट फॉर अ सेकंड, वेट अ सेकंड। तो ये वेट अ सेकंड, अ लिटिल बिट, बिट, या इस तरह के मजीद जो ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। ये नहीं होगा कि आप अपने बॉस के पास जाते हैं, वो आपको कहता है कि काइंडली ब्रिंग मी, आप आगे से ये नहीं कहेंगे ओके सर वेट फॉर अ सेकंड। ठीक है, ये आप उसको नहीं कहेंगे। इसी तरह वो कहेगा कि व्हाई आर यू लेट, या वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, या तो आप ये नहीं कह सकते सॉरी सर आई एम अ बिट लेट, ये सॉरी सर आई एम अ लिटिल लेट। ये इनफॉर्मल स्टाइल है। और ये फॉर्मल जुबान के अंदर, चाहे वो बोल रहे हैं आप या आप उसको लिख रहे हैं, आप ये स्टाइल फॉलो नहीं करते वहां पे। अच्छा, अब आ जाएं जी, एक मिनट में ये कौन आया, इसको ऐड कर लूं। अच्छा जी, जी आगे कंट्रैक्शंस। Contractions, shortenings. For example, I have, don't, can't, etc. ये बात आपको समझ आई है कि आपने जब ऐसे लिखना है, ठीक है, आपने जब लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, तो उसमें ये कंट्रैक्शंस यूज नहीं करनी। आप लोग इससे पहले आप लोगों को ये पता था? यस सर। गुड, जिन लोगों को पता, हाँ जी, सर पता नहीं था। नहीं पता था, नहीं चलें पता था हमें। चलें, अच्छा, ये आप, मैंने इसलिए कहा था कि आज का बहुत अहम लेक्चर है, इसमें हम जो असल यानी एप्लीकेशन है राइटिंग की, देखिए हम एप्लीकेशन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं थियरी से।
तो ये जो एप्लीकेशन है उसमें आप क्या करेंगे कि आपने देखना है कि मेरी जुबान फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, मैं मेरा मेरा मकसद फॉर्मल डिस्कशन है या इनफॉर्मल डिस्कशन है, फिर जुबान उसी हवाले तरह से आपने यूज करनी होती है। इसी तरह कोलोकियल और स्लैंग एक्सप्रेशंस, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया ना, द बॉटम लाइन है। अब ये सारे के सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे मिसालें, ये कहाँ से हैं, ये जरा ऊपर देखिए, ये यहाँ नहीं से شهر شيء स्टाइल قطع से تكون वहाँ पे نقطة. bully है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना, स्टाइल्स अ बिट ऑफ अ वूलिंग थिंग, ये एक्सप्रेशन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर ये फॉर्मल होता तो आप कहते हैं स्टाइल is something that has a lot of different expressions, तो ये फॉर्मल जुबान होती। बट द बॉटम लाइन, ये जो बॉटम लाइन वर्ड मैंने यूज किया, ये इनफॉर्मल या क्लोकियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट थिंग इज, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, वहां पे ये लफ्ज यूज होते हैं, दैट इट मीन्स दैट आई एम राइटिंग। तो फॉर्मल राइटिंग में मैं कंट्रैक्शन ना यूज करता, आई एम लिखता, आई एम राइटिंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं ये कंट्रैक्शन ना करता, आई एम राइटिंग। तो ये इस तरह से काम करती है फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग। तो यहाँ से ही मिसालें, कोलोकियल और स्लैंग एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जांपल बॉटम लाइन एक्सेट्रा। इसी तरह आप देखिए बेताशा आप स्लैंग्स जो है कॉमन आप लोग यूज करते हैं। कोई आप जहन में स्लैंग्स के लोकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं जो आप ऐसे कोई कॉमन वर्ड्स, कोई एक्सप्रेशन ऐसा आपके ध्यान में आ रहा है? जैसे आप लोग कहते हैं शिट, ओ माय गॉड, ठीक है, डैम, DAMN। अब जब ये कहते हैं ना आई एम डैम श्योर, ये लफ्ज अगर आपने अपने पेपर में लिख दिया कि आई एम डैम श्योर, तो सीधे गए। तो ये यानी इट्स अ बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है, आई एम डैम श्योर। इसके लिए क्या लफ्ज है अंग्रेजी में जो प्रॉपर है? आई एम वेरी मच श्योर, आई एम सर्टेन, आई एम क्लियर। ये जो डैम वर्ड है ना, आई एम डैम श्योर, ये डैम जो है ये इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। ये आपके दोस्तों की हद तक, मैसेजेस की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको वहां पे नहीं यूज कर सकते अपनी फॉर्मल राइटिंग के अंदर। इसी तरह इनफॉर्मल में पर्सनल साउंड होती है, आई स्पीकिंग डायरेक्टली टू द रीडर, ठीक है। यानी आप खत लिख रहे हैं, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कोई ऐसी कहानी लिख रहे हैं जिसको फर्स्ट पर्सन में आप, तो आप अपनी बात करते जाएंगे, आई वॉज देयर एंड आई वॉज डूइंग दिस एंड आई वॉज डूइंग दैट, और ये सारे का सारा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। इसमें आपकी पर्सनल साउंड होती है, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटिव जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। ये इनफॉर्मल स्टाइल की चंद एक मिसालें हैं, ठीक है, जुबान को यूज करते हुए लैंग्वेज को, कि किस तरह हम फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल अपना सकते हैं लिखते हुए। आपने लेटर्स, दो तरह के लेटर्स लिखे थे सेकेंड ईयर में, एक फॉर्मल लेटर भी था और इनफॉर्मल। मैट्रिक में मेरा ख्याल आपका इनफॉर्मल लेटर आता था, जब आप अपने किसी दोस्त को इनवाइट करते थे अपनी शादी पे या अपने भाई की शादी पे या किताबों के लिए या समर्स वेकेशन, तो आपको याद होगा कि वो बिल्कुल ही इनफॉर्मल स्टाइल था, उसमें ये सारी चीजें यूज होती थी। फिर आपने सेकेंड ईयर में फॉर्मल लेटर लिखा, लेटर टू SHO, लेटर टू DSP, लेटर टू हेल्थ इंस्पेक्टर फॉर द सेवरेज एंड फॉर द सैनिटरी। उसमें आप आए इस तरह से खुल के यूज नहीं करते थे, ठीक है। उसमें आप खुद को रोल अज्यूम करते थे कि आई एम द रिपोर्टर ऑफ फलानी फलानी न्यूज, और इसलिए मैं आपको, या आई एम अ सिटीजन, तो एक पर्सनल से ज्यादा आप एक न्यूट्रल बन जाते थे, और उसमें आप जुबान भी फिर उसी तरह से यूज करते थे, फॉर्मल जुबान यूज करते थे। ये फॉर्मल स्टाइल, एक मिनट में ऐड कर लूं, आफाक हुसैन, ओके जी, आफाक हुसैन। अच्छा जी, फॉर्मल स्टाइल, फॉर्मल लिटरेरी वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने कहा डैम श्योर आप नहीं लिखेंगे, वेरी मच श्योर या सर्टेन या क्लियर, ये लिटरेरी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये स्लैंग्स नहीं कहलाते, इनका एक्सप्रेशन जो है वो और तरह से है। फिर वर्ड ऑर्डर को मेंटेन रखना, करेक्ट वर्ड ऑर्डर, यानी आपका वर्ड ऑर्डर ठीक हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस,
आपके जुमले जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें सिंपल सेंटेंसेस जिस तरह से आपका इनफॉर्मल में बिल्कुल सीधे सिंपल जुमले होते हैं, क्योंकि इसमें सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस भी एट टाइम्स आ जाते हैं। इम्पर्सनल साउंड, अ डिस्टेंट ऑब्जर्विंग वॉइस। ऐसे भी होता है कि आप जब, जैसे मैंने कहा, जब आप लेटर लिख रहे थे तो आप वो लेटर एज अ वकील नहीं लिख रहे थे या एज फैसल नहीं लिख रहे थे, वो आप किसी नुमाइंदे के तौर पे, ऑब्जर्वर के तौर पे, आप एक इनफॉर्मल अंदाज से, साउंड डिस्टेंट ऑब्जर्विंग वॉइस। आप अगर देखिए कि जितने लोग कॉलम लिखते हैं अखबारों के अंदर, उसमें वो कॉलम जो है वो आय से नहीं लिखा जाता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मोहम्मद हनीफ जो है वो आय लिख अपना, उसमें यही होता है कि एक थर्ड पर्सन, वो एक ऑब्जर्वर कहीं बैठ के किसी सियासी, किसी मुआशी मामले के ऊपर अपनी राय दे रहा है, बट ही इज अ डिस्टेंट ऑब्जर्विंग वॉइस। उसकी आवाज़ जो है वो पर्सनल वॉइस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इनफॉर्मल में आपकी वो आवाज़ जो है वो पर्सनल साउंड होती है। ये यानी फ़र्क आपसे पूछा जाए कि कंपेयर फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग वर्सेस इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये जितनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ चीज़ें, ये आपके सवाल आ सकते हैं कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग हैज़ कैजुअल everyday words, it has contractions, it has colloquial or slang expressions, and it sounds personal. Whereas a formal style sounds literary, it uses correct word order, it also uses complex sentences, and it has an impersonal sound. अच्छा, अब अगर किसी को ये दोनों चीजें फॉर्मल और इनफॉर्मल क्लियर नहीं है तो वो पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। Is there a question? Abdul Wakil, is there a question? Anybody else? No, sir. Claire? No, sir. Okay. That's good. So let's move ahead. नूर इस्लाम साहब अब आए। Style boils down to 3 factors. ये जो मैंने आपके सामने चीजें रखी है ना, अब इसको आपने समझना है बेटा। स्टाइल के ऊपर सवाल आए तो आपने उसको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है, और ये समझना है कि स्टाइल में पहले आपने कहा कि अच्छा 2 तरह से स्टाइल है क्या, हाउ आर यू राइटिंग, ठीक है। ये एक चीज तो ये है कि the way you express your ideas, method of expressing your ideas, वो आपका स्टाइल है। ठीक हो गया, एक तो आपने इस चीज को अपने ध्यान में रखना। उसके अंदर फिर कि वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और फिर आप उसको मजीद अगर नैरो डाउन करना चाहते हैं तो वो नैरो डाउन होते होते आपका जो नैरो डाउन बनेगा वो sorry for the interruption. So you can see from this style that style boils down to 3 factors. Word choice. अभी स्टाइल के अंदर जो वर्ड चॉइस थी, मैंने कहा कि आप a bit, a little, damn ये नहीं यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, ये इनफॉर्मल में यूज करेंगे, फॉर्मल में यूज नहीं करेंगे। यानी एक चीज ये फिर बॉयल डाउन, इसको आप नैरो करते जाएं तो ये 3 चीजों में आ जाता है। वर्ड चॉइस, और फिर वॉइस, बोल कौन रहा है आपकी राइटिंग में। आप मैं मुस्तजब की राइटिंग आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको हम यहाँ पे गुजारेंगे इन टेस्टों से, ठीक है, या किसी और की यहाँ पे कि वो कौन बोल रहा है, राइटर कौन है, ठीक है, साउंड किसकी है, आवाज, और ये सारा कुछ। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो तीसरी हमने बात की कि फॉर्मल राइटिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज करती है,
और इनफॉर्मल राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस को यूज करती है। तो ये तीन चीजें, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर वर्ड ऑर्डर भी आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव का अमल भी, कि कौन सी जगहों पे आप एक्टिव जुबान, ये तीनों चीजें आ जाती हैं आपके स्टाइल के अंदर, जो अक्सर हमारा आपके पेपरों में जो मसला होता है। इसके अलावा कि जो आपको असाइनमेंट दी जाती है आप उससे रेलेवेंट कितना लिखते हैं। हमारे यहाँ फेडरल बोर्ड या इंटरमीडिएट तक तो ये मसला ही नहीं हमने एग्जाम्स में होता कि बच्चे ने लिखा कितना रेलेवेंट है और कितना क्रिटिकली है और कितना उसने सोच विचार की। हम तो इसी में फंसे होते हैं कि यार देखो वर्ड चॉइस गलत है, अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, इसको ये नहीं पता कि ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसको ये नहीं पता कि ही के साथ अब क्योंकि वो थर्ड पर्सन है तो एस ये इसका इजाफा हो ग्रामर का। तो आप लोग जिसमें फंसे होते हैं अभी तक वो यही होता है, ये तीन फैक्टर। वर्ड चॉइस, आपको नहीं पता होता कि यहाँ पे ये वर्ड जो है वो सूटेबल है या नहीं है, ठीक है, और आप उसको वहाँ यूज कर देते हैं। तो हम इन तीनों को विल लुक एट ईच वन ऑफ दोज वन बाय वन, ये स्टाइल के अंदर आ जाती हैं सारी, ठीक है। अच्छा जी, उसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स जो अभी मैंने पहले भी ऊपर कहा, अभी हम दोबारा देख रहे हैं। English is well supplied with synonyms, different words that mean the same thing. They mean the same, but you would choose different ones for different purposes. अब synonyms जो हैं या same meaning वाले जो words हैं, हर जगह पे वो एक दूसरे के replaceable नहीं होते, और वो आपने according to the context use करना। देखिए उर्दू में एक लफ्ज मतलब है ज़रूरी, अब उसके लिए इंग्लिश में necessary, उसके लिए इंग्लिश में mandatory, उसके लिए इंग्लिश में कंपल्सरी, उसमें इंग्लिश के लिए ऑब्लिगेटरी। ये चारों वर्ड, ये इसके अलावा भी शायद कोई वर्ड हो जो उसी मानों में यूज होता है, लेकिन कब वो हर जगह पे कंपल्सरी और मैंडेटरी आपस में रिप्लेस इंटरचेंजेबल नहीं होते, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि इट्स मैंडेटरी टू ज्वाइन द क्लास बिफोर 10:10, तो ये इट्स कंपल्सरी टू ज्वाइन द क्लास 10:10, ये दोनों इंटरचेंजेबल यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है इंटरचेंजेबल? क्योंकि दोनों का अपना अपना कॉन्टेक्स्ट है और उस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होंगे। कुछ जगहों पे वो शायद इंटरचेंजेबल हो लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये समझिएगा। द एवरेज किचन कंटेन्स क्वाइट अ फ्यू कॉकरोचेस, द एवरेज किचन कंटेन्स हीप्स ऑफ कॉकरोचेस, The average kitchen contains numerous cockroaches. अब ये तीनों जुमले हैं और तीनों जुमले ठीक हैं, आप इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। किचन में quite a few cockroaches, heaps बहुत ज़्यादा cockroaches, numerous right. अब इनमें से आप देखिए कि आपने चूज कौन सा करना है अपने राइटिंग पर्पस को सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है। इन तीनों जुमलों की अगर हम जुमले की मिसाल लें, इफ यू वर एमिंग टू बी कन्विंसिंग, अगर आप कन्विंस करना चाहते हैं किसी को, ठीक है, आप यानी मजमून लिख रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, फैक्चुअल एंड अथॉरिटेटिव, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी बात फैक्चुअल रहे और उसमें अथॉरिटेटिव आए, तो यू वुड प्रॉब्ली यूज न्यूमरस। अब देखिए आप किसी को ये कह रहे हैं कि आपकी गली मोहल्ले में जो सैनिटेशन का मामला है वो ख़राब है और उसकी वजह से डेंगू मच्छर है, तो आप ये नहीं कहें, या डेंगू के जो हॉट स्पॉट्स हैं या जहाँ पे डेंगू हो सकता है, आप ये नहीं कहेंगे कि एवरेज स्ट्रीट कंटेन्स क्वाइट अ फ्यू डेंगू स्पॉट्स, या एवरेज स्ट्रीट कंटेन्स हीप्स ऑफ डेंगू स्पॉट्स। इससे बेहतर क्या होगा वर्ड जो फॉर्मल टंग को, फॉर्मल लैंग्वेज को, और आपका जो मकसद है कि आप अथॉरिटीज़ की तवज्जो दिला सकें इस जानिब, तो आप लिखेंगे न्यूमरस। एक ऐसा वर्ड है जो आप ऑफिशियल लगेगा और इसमें ज़्यादा कन्विंसिंग पावर है, इसमें ज़्यादा अथॉरिटी है, इसमें ज़्यादा फैक्चुअलनेस है, तो ये यू वुड प्रोबेबली यूज न्यूमरस। अगर इफ़ यू आर एमिंग टू बी चैटी एंड फ्रेंडली, यू माइट चूज हीप्स। हाँ, अगर आप चैटी एंड फ्रेंडली एक्सप्रेशन रखना चाहते हैं, दोस्तों को बता ओ यार, तो देन यू कैन गो विद हीप्स, ठीक है, देन यू कैन जो आपको सूट करेगा। इफ़ यू आर एमिंग फॉर समवेयर इन बिटवीन, आप फॉर्मल और इनफॉर्मल के दरमियान में कहीं हैं और आप चैटी फ्रेंडली भी नहीं है और किसी को थोड़ा बहुत कन्विंस भी करना चाह रहे हैं, तो क्वाइट अ फ्यू यूज़ करेंगे।
अब मतलब तीनों का न्यूमरस, हीप, साफ और क्वाइट अ फ्यू तीनों का वही है, लेकिन अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने अपने पर्पस को ये जो है सोलिडिफाई करते हैं. Which one you choose is a matter of judging which one will serve your purposes best. इनमें से कौन से चूज करना है, ये किस चीज पे बुनियाद रखता है, इसकी अहमियत ये है कि आपका जो पर्पस है इन तीनों में से किस से बेहतर सर्व होता है. यानी इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे तो आपका जो पर्पस है राइटिंग का, अगर आपका कन्विंसिंग पर्पस है तो वो इनमें से किस में से पूरा होता है. अगर आप चैटी एंड फ्रेंडली हैं तो कौन सा पर्पस, कौन सी चीज, ये चीज आपने इसमें थिंकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ योर पीस एंड हु विल बी रीडिंग इट, ये दायरे आपको आपका पर्पस बताएगा कि मेरे राइटिंग के पीस का पर्पस जो है वो क्या है और उसको मैं कैसे जो है वो लेके चलूं. अच्छा जी, ये हो गई चॉइस ऑफ वर्ड्स. यानी पहले हमने बात की कि उसको 3 जगहों पे नैरो डाउन किया जा सकता है स्टाइल को. स्टाइल में आपने देखना है कि मेरी जो वर्ड्स की चॉइस है वो किस तरह से अप्रोप्रिएट हो सकती है मेरे पर्पस को लेके. फिर वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से मेजॉरिटी 3rd ईयर में 4th ईयर में पहुंच जाने के बावजूद आपको वॉइसेस का, राइटिंग के पीस में वॉइसेस क्या होती हैं, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या होती है, सेकंड पर्सन नरेशन, ये बहुत अहम पॉइंट है. लिसन टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस या रीड फॉलोइंग सेंटेंसेस. हु इज स्पीकिंग इन ईच वन? आई हेट ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स. कौन बोल रहा है? ये जुमला जब आप पढ़ते हैं आई हेट ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, तो आपको क्या लगता है? या मुस्तजब आप बताएं, व्हाट डू यू हेट? सो सॉरी सर, मैं आपको, आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, कि आप बेसिकली पूछ रहे क्या हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू हेट जनरली? What I hate generally, जी. sir, I hate speaking lies or backbiting, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो backbiting है, I will disappreciate that, these type of Okay. all the things. आई हेट बैक बाइटिंग जो है, ये किसकी आवाज है? ये कौन बोल रहा है? हु इज स्पीकिंग इन दिस सेंटेंस? आई हेट बैक बाइटिंग, ये कौन बोल रहा है? दिस साउंड्स पर्सनल, ठीक है, एंड वेरी क्लोज, क्योंकि आई लाइक अ पर्सन टॉकिंग डायरेक्टली टू यू. ऐसे लगता है ये बंदा, अब जैसे मुस्तजब ये हमसे बात कर रहा है ना, इसने क्लियरली हमसे अपनी एक राय का इजहार किया, ये हम बहुत क्लोज है. तो इट्स कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन नरेटर बिकॉज एन आई इज स्पीकिंग. ये आई हेट ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, या आई हेट backbiting, या I love motorcycling, या I love climbing the mountains. ये फर्स्ट पर्सन नरेटर है. बोल कौन रहा है? फर्स्ट पर्सन नरेटर बोल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमसे मुखातिब है और बहुत क्लोज अप बोल रहा है. ठीक है. अगर कोई आगे से ये कहता है, मुस्तजब ये बगैर इसके कहता है कि आई हेट बैकबाइटिंग, ये कह देते यू ऑल हेट बैकबाइटिंग. तो यहाँ पे यू, this narrator is telling about yourself. ये नरेटर बात नरेट वो कोई और कर रहा है, आप नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने बारे में नहीं बता रहा, वो आपके बारे में बता रहे. yourself. This is the second person because the narrator is speaking to a second person. You sometimes the you is not actually said. बहुत दफा आपको sit down, close, go away. देखिए जुमला में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना आइडियल, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होना, सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जब मैं कहता हूँ ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक्स, इसमें ओपन जो है वो वर्ब है, योर बुक्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं. तो सब्जेक्ट इसमें कहा नहीं गया, लेकिन इसमें है. मैं किससे कह रहा हूँ ओपन योर बुक्स?
मैं यू से कह रहा हूँ ना, जो सेकंड पर्सन सिंगुलर, वो एक भी बंदा हो सकता है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर जो मेरी बात सुन रहे हैं। फर्स्ट पर्सन बेसिकली स्पीकर होता है, और सेकंड पर्सन लिसनर होता है। स्पीकर जिस लिसनर से बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है। स्पीकर अगर अकेला बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है। स्पीकर अगर एक से ज्यादा हैं तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वी हो जाते हैं। लिसनर अगर एक है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू है, और अगर एक से ज्यादा है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर यू का यू ही रहता है। ठीक है, तो ये जब हम कहते हैं सिट डाउन, ओपन योर बुक्स, क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, इसमें हम किससे कह रहे होते हैं? वो एक इम्प्लाइड या अप्लाइड सब्जेक्ट यू मौजूद होता है, उससे हम लिखते नहीं है बहुत दफा। यू उसमें लिखा है, समटाइम्स द यू इज नॉट एक्चुअली सेड बट इट्स देयर इन द बैकग्राउंड, and then it sounds as if the you is being given an order. For example, sit down. The you is there but not actually said. This is called the imperative meaning what you must do. Imperative, हम कहते हैं ना imperative sentences कहते हैं इनको, ठीक है, जिसमें हम कह देते हैं close the door, open, जिसमें command होती है, या please open your box, या please mute your mics. जब मैं आप लोगों को कहता हूँ please mute your mics या प्लीज म्यूट द माइक्स, तो मैं किससे बात कर रहा होता हूँ? मैं ये जुमला जब कहता हूँ प्लीज म्यूट द माइक, तो मैं किससे बात कर रहा होता हूँ? देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर माइक्स, मैं कह रहा हूँ म्यूट योर माइक्स। तो इसमें ये ऑल ऑफ यू यानी आप सब, मुस्तजब, बराब, फैसल, वकील, बिलाल, यासिर, ये सारे लोग हैं जो मेरे एड्रेसी हैं। ये सेकंड पर्सन प्लूरल हैं जो मेरे एड्रेसी हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ कि भाई अपने माइक बंद कर लीजिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि वॉइस जो है वो किसकी है और कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा, मैंने कहा आई हेट बग्स, फिर मैंने कहा यू हेट बग्स, अब मैं कहता हूँ असलम हेट्स बग्स, अकरम हेट्स बग्स, या उनके लिए मैं प्रोनाउन, या समीना हेट्स बग्स, या फिर मैं उनके लिए प्रोनाउन यूज कर लेता हूँ ही और शी हेट्स ऑल काइंड्स ऑफ बग्स। तो अब देखिए यहाँ पे दिस नरेटर इज टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑनलुकर। ठीक है, यानी जो मैंने कहा ना डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वर है जो उनके बारे में हमें बता रहा है। जैसे हमारे मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, वो थर्ड पर्सन में बात करते हैं। नरेटर जो है वो थर्ड पर्सन में बात कर रहा होता है। आपने जब भी देखा है, आप जब कोई सहाफ़ी जो है वो सहाफ़त पे लिखता है और मजमून लिखता है सियासत पे, इमरान खान की बात करे, नवाज शरीफ की बात करे, पाकिस्तान की बात करे, दुनिया की बात करे, ये दुनिया पाकिस्तान किसी चीज़ की बात करे, किसी आइडिया की बात करे, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है, वो किसी टॉपिक को लेके, कोरोना वायरस के ऊपर फॉर एग्जांपल एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ, तो मैं मैं कोरोना वायरस के ऊपर अपनी राय दे रहा हूँ। आई एम ऑन लुक ऑब्जर्वर, ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जर्वर, और मैं कोरोना वायरस एक थर्ड पर्सन है जिसके बारे में, लेकिन पर्सन से मुराद शख्स नहीं होता, यानी पर्सन से मुराद कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई भी थर्ड पर्सन जिसके बारे में मुखातिब, यानी फर्स्ट पर्सन होता है लिसनर, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, सेकंड पर्सन होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन होता है द थिंग और द पर्सन और द ऑब्जेक्ट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में पहला पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा होता है, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग की, तो इस्माइल इज द फर्स्ट पर्सन टॉकिंग टू एडीपी, एडीपी स्टूडेंट्स आर द सेकंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन इज एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग। एंड फिर एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग में स्टाइल ऑफ ड्राफ्टिंग, स्टाइल ऑफ राइटिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन है हमारा। समझ आ लीजिए आप लोगों को? Yes, sir. अब one hates all kinds of works, one hates all kinds of works. This when you are talking about yourself, आप बात अपनी कर रहे हैं यहाँ पे, यानी आप फर्स्ट जो नरेटर है वो अपनी ही बात कर रहे हैं, बट इन अ डिसगाइज्ड वे, छुपा के, वो आई नहीं यूज कर रहा अपने लिए। यू आर स्पीकिंग अबाउट योरसेल्फ एज इफ यू आर अ थर्ड पर्सन, यू वांट टू स्टे हिडन बिहाइंड द थर्ड पर्सन मार्क्स। ठीक है,
one does this, one do that, one should not do that. मैं कहता हूँ one should not do that, तो I should not do that, ठीक है. या हम अपने बारे में we should not do that को हम अक्सर कह देते हैं, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए. One hates all kinds of work, या one does not need to do this. इसमें आप बात अपनी कर रहे होते हैं. You're talking about yourself, but in a disguised way. You're speaking about yourself as your third person. You want to stay behind a third person's mask. This can also be used to show that you're speaking about people in general, to give the idea that it's a universal truth. For example, to make an omelette, one must break egg. अब देखिए ये कौन ऑमलेट बनाने के लिए, मैं ये कह सकता हूँ टू मेक एन ऑमलेट आई मस्ट ब्रेक एग्स, ठीक है. मैं ये भी कह सकता हूँ टू मेक एन ऑमलेट यू मस्ट ब्रेक एग्स. मैं ये भी कह सकता हूँ टू मेक एन ऑमलेट ही मस्ट ब्रेक्स या ही शैल ब्रेक द एग्स, ठीक है. लेकिन मैं क्या इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए आई की बात करूंगा तो सिर्फ मेरी बात होगी ना कि ऑमलेट बनाने के लिए मुझे अंडा तोड़ना है. यू की बात होगी तो आप लोगों की या आप में से किसी एक की. ही शीट में जिसको रेफर कर रहा हूँ पर्टिकुलर पर्सन, उसकी बात होगी. लेकिन जब मैंने कहा टू मेक एन ऑमलेट वन मस्ट ब्रेक एग्स, तो ये यूनिवर्सल हो गया. तमाम कि ऑमलेट बनाने के लिए एक बंदे को, एक आदमी को, एक इंसान को, ये वन जो है वो तमाम को रिप्रेजेंट कर गया यहाँ पे. तो ये यूनिवर्सल प्रोनाउन, ठीक है. Sometimes we use you as more informal version of this universal narrator, so it does not sound quite so pompous. For example, अक्सर मैं कह देता हूँ you people, अब या but you people don't need it, या you people don't deserve it. अब यहाँ पे you people से मुराद एक तरह से वो भी यूनिवर्सल होता है कि लेकिन वो इनफॉर्मल स्टाइल हो जाता है. टू मेक एन ऑमलेट यू मस्ट ब्रेक द एग्स. अब ये कुछ जगहों पे तो अगर मैं डायरेक्ट अपने जिससे मुखातिब हूँ उससे कह रहा हूँ फिर तो ठीक है कि यू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको एक जनरल स्टेटमेंट दूँ, तो मैं बेहतर स्टेटमेंट क्या होगी कि वन मस्ट ब्रेक. ये स्टेटमेंट भी यूज होती है कि यू मस्ट ब्रेक द एग्स, ठीक है. जैसे आप लोगों को ड्राइविंग, आप अगर बात देखें यूट्यूब पे आपको ड्राइविंग या कुकिंग चैनल्स हैं तो वो ज़ाहिर लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं होती है. तो वो जब सबसे बात कर रहे होते हैं अपनी ऑडियंस से, तो वो कहते हैं फर्स्ट यू डू दिस, देन यू डू दैट, देन यू डू दिस, देन यू डू दैट. तो वो एक तरह से उसको इनफॉर्मली बता रहे होते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट यू पुट ऑन ओके फर्स्ट यू गेट ऑन टू द सेल्फ एंड देन यू put your car into the first gear and then you press the race a little bit and leave your foot from the clutch and all of that. यहाँ पे वो you बना. एक्चुअली अगर वो जनरल स्टेटमेंट है तो उसमें होना चाहिए था कि in order to start a car one must self it, ठीक है. पहले आप उसको सेल्फ करें, then you have to put it in a gear, ठीक है. ये then one has to put it in a gear. तो one आप इस टेंस में यूनिवर्सल और तमाम लोगों के लिए आप यूज कर सकते हैं. ये उसके अंदर आ गया चार चीजें. अब यहाँ और फिर वॉइस जिसको हम एक्टिव और पैसिव आप इतने अरसे से पढ़ते रहोगे आपको समझ नहीं होगी कि ये होता क्या है. वो भी बेसिकली वॉइस होती है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस उसे कह रहे होते हैं आप. चार चीजें वो होगी जो हमने अभी डिस्कस की, यानी आई यू के बाद ही शी इट, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर ये वन जो डिस्गाइज्ड थर्ड पर्सन होता है. और अब वॉइस की बात करते हैं. अब जुमले को मैंने वहां पे ये नहीं कहा कि आई हेट बग्स, ये नहीं कहा ही हेट्स बग, ये नहीं कहा शी हेट्स बग, ये नहीं कहा यू हेट बग, मैंने कह दिया bugs are hated, ठीक है. तो अब दिस सेंटेंस डज नॉट टेल अस हु हेट्स बग्स. यहाँ पे वो पर्सन हमने गायब ही कर दिया. someone does but the narrator has not told us कि actually who is that person. हमें उसने आई नहीं कहा, यू नहीं कहा, वी नहीं कहा, हमें कोई बंदे का नहीं बताया. पैसिव वॉइस यही करती है. The narrator has rearranged the word. ये वर्ड ऑर्डर है, आप देखिए पैसिव वॉइस में वर्ड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे थे वो चेंज होता है. So that bugs are the subject and the focus of attention in the sentence. This is called the passive voice. अब आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि the narrator जो था, जो बताने वाला है, उसने rearrange कर दिए वर्ड. bugs are hated, bugs को सब्जेक्ट बना दिया, इसलिए वो फोकस ऑफ अटेंशन हो गए और पर्सन जो है वो गायब हो गया. Computer grammar check seems to hate the passive voice, but it has its uses. आप जो फॉर्मल जुबान होती है उसमें या जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो पैसिव वॉइस जुमलों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते.
लेकिन पैसिव वॉइस जुमलों की अपनी यूज है, इट हैज सर्टेन अथॉरिटी. इट आल्सो अलाउज द राइटर टू हाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीडर. इससे होता क्या है कि आपका जो रीडर है उससे इंफॉर्मेशन जो है आप हाइड भी कर सकते हैं. ठीक है, अब हाइड कैसे? आपने ये नहीं कहा कि आई हेट बग्स, यू हेट बग्स, दे हेट बग्स. आपने कह दिया कि बग्स आर हेटेड. तो इसमें आपने अपने उस बंदे को छुपा लिया कि वो बंदा कौन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और एक खास अंदाज में आप अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं. ठीक हो गया जी. अब ये वॉइस, वाई वॉइस इज इंपॉर्टेंट, और वॉइस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो हमने 4-5 वॉइसेस डिस्कस की कि आपकी राइटिंग के अंदर पता वॉइस आपको पता होना चाहिए आपने कौन सी यूज करनी है. You can see from these examples that the choice you make will have a big effect on the way readers respond. जैसे आप देख लें, जब आप you की बात करेंगे, one की बात करेंगे, he, तो क्या रीडर को रिस्पॉन्स एक ही जैसा आएगा? नहीं. आपका वॉइस कौन सा है? आप अपनी बात कर रहे हैं तो रीडर कई दफा कहेंगे अच्छा यार ये तो अपनी बात कर रहे हैं, मुझे क्या दिलचस्पी है, मैं क्यों जो है. आप फॉर एग्जांपल ये जो बड़ी बड़ी किताबें जिसको ऑटोबायोग्राफीज लोग कहते हैं, मुशर्रफ लिख गया, नवाज शरीफ लिख गया, इमरान लिख गया, बेनजीर लिख गई, तो कई लोग चलें ठीक है बड़े लोग हैं इनके बारे में पढ़ना, लेकिन वाई आप अपनी कहानियां सुना रहे हैं तो हमें क्या दिलचस्पी है आपकी अपनी जाती कहानियों से. आप आई हर जगह पे आए आए कह रहे हैं, आए आए आए, तो उससे एक आप हो सकता है अपने रीडर्स को इतना ही, हाँ अगर आपने सिर्फ अपनी बात करनी है उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन आपने अगर ये चाहना है कि आपकी बात दूसरों तक पहुंचे और वो हो सकता है आए वाला प्रोनाउन आप यूज करके इतने कामयाब ना हो. अब ये एक वाला एक बंदा जो है जो सहाफी है, सहाफत में काम कर रहा है, अगर वो आए करके लिखता रहे तो फिर तो उसको लोग कहेंगे ये बिकाऊ है, ये फलाना है. वो ऑब्जर्वेंट होता है और वो अपनी एक राय दे देता है. ठीक है, वो किसी शख्स की बात नहीं करता और वो अक्सर जो है वो अपने आप को छुपाता है. ठीक है, और डिस्गाइज करता है और थर्ड पर्सन के पीछे उसको डिस्गाइज करके अपनी बात कर देता है. तो इस तरह से वॉइस इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट योर रीडर्स टू बी चार्म्ड, टू फील रिलैक्स्ड, to like you would probably use the personal chatty first person I. हाँ, दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोग खुश हों और आपके बारे में पढ़ें, कोई रोमांटिक स्टोरी लोग जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें आप अपनी कोई कहानी उसमें I से नरेट कर देते हैं. तो उससे जबकि you might use the personal voice in a letter or for a piece of imaginative writing for example. If you want them to be convinced by you, ये इम्पोर्टेंट है. अगर आप कन्विंस चाहते हैं तो बिलीव दैट व्हाट यू आर सेइंग यू वुड यूज अ लेस पर्सनल नरेटर. फिर आपका नरेटर पर्सनल, क्योंकि आप जब पर्सनल होते हैं तो लोग आपकी इंटेंशन पे शक करते हैं. आप अगर कन्विंस करना चाहते हैं तो फिर आपको पर्सनल नरेटर नहीं चाहिए होता, उसमें थर्ड पर्सन में ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि आप एज अ थर्ड पर्सन जब बात कर रहे हैं. फिर यू वुड प्रॉब्ली चूज थर्ड पर्सन इन एन एसे और अ रिपोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्फिडेंट एंड ऑब्जेक्टिव फील. If you want to shift the emphasis of the sentences away from the person acting or to the action itself, you might use the passive voice. ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आप ने इनको देखना है कि किस तरह ये incorporate होंगे उसके अंदर. जैसे a tube was taken, अब देखिए किसने ली ये नहीं पता. 4 families were interviewed, किसने की ये नहीं पता. आपने उसको passive voice के जरिए छुपा दिया, हाइड कर दिया. और आखिरी थिंग आज के हवाले से जो तीसरी बात मैंने की थी कि जब हम स्टाइल को नैरो डाउन करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल को नैरो डाउन करते हैं, तो हमारे पास 3 चीज़ें बचती हैं: वर्ड ऑर्डर, वर्ड चॉइस और साउंड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, सिंटैक्स जस्ट मींस दैट वे यू पुट योर वर्ड्स टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस. सब्जेक्ट SVO स्ट्रक्चर मैंने अपनी क्लासेस में करवाया, अगर कोई मेरा स्टूडेंट रहा है उसको पता होगा. SVO स्टैंडर्ड इंग्लिश का जुमला जो है वो SVO स्ट्रक्चर से बनता है. S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब और O फॉर ऑब्जेक्ट. जैसे वकील सिंग्स अ सॉन्ग, वकील इज द सब्जेक्ट, उसका एक्शन क्या सिंग्स और ऑब्जेक्ट क्या अ सॉन्ग. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है. दिस अरेंजमेंट कैन बी वेरीड. इस अरेंजमेंट को आगे भी जैसे अब जब इसको हम पैसिव में करेंगे तो ये अरेंजमेंट बदल जाएगी. समटाइम्स यू वांट टू डू समथिंग मोर एलैबोरेट लाइक एडिंग क्लॉजेस एंड फ्रेजेस और चेंजिंग द यूजुअल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स. जब आप डिटेल्स डालते हैं तो ये ऑर्डर आगे पीछे भी होता है, इसमें क्लॉजेस आ जाते हैं, फ्रेजेस आ जाते हैं. जैसे ये 4-5 मिसालें हैं. माई हाउस इज फुल ऑफ बग्स विच आई हेट. आप देखिए, माई हाउस इज फुल ऑफ बग्स विच आई हेट. इसमें ऑर्डर, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ऑर्डर बदल गया है SVO का. माई हाउस सब्जेक्ट ये है, इज फुल ऑफ बग्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट है ये. विच आई हेट, हेट वर्ब जो है वो आखिर में आ गया. ठीक है, तो सब्जेक्ट
माई हाउस, मेरा घर, इज फुल ऑफ बग्स, ये ऑब्जेक्ट है, विच आई हेट, इसमें अंदर आपका वर्ब वर्ब क्लॉज आ जाएगी। तो ये बग्स, आई हेट देम। अब देखिए उसी चीज को मुख्तलिफ अंदाज से, आई हेट बग्स ऑल्दो माई हाउस इज फुल ऑफ देम, ये भी बिल्कुल वही बात है। ऑल्दो माई हाउस इज फुल ऑफ बग्स आई हेट देम, however ants are different, I find them rather cute। तो ये देखिए कि ये किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर आप अपने पर्पस के लिए इसको मोल्ड करते हैं। ये आज की हमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी स्टाइल के ऊपर। ड्राफ्टिंग के अंदर जब हम स्टाइल करते हैं, हमने बात की आज कि ड्राफ्टिंग क्या होती है, ठीक है। और अक्सर जो है हमें ड्राफ्ट को पहला, अपनी जो भी हम चीज़ लिख रहे हैं उसे हम पहला ड्राफ्ट समझें, और हम समझें कि इसको अमेंडमेंट हो सकती है, तब्दीली हो सकती है, तो हम बेहतर रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। उसके बाद यानी आपने GOS फैक्टर जो है, यानी कि ग्रेट ओपनिंग सेंटेंस का फैक्टर, जो उसको आप भूल जाएं, उसको, उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वो आपने नहीं लाना जहन में, तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। और यही समझें कि यू आर ओनली राइटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जब आप ड्राफ्ट लिख रहे हों तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टाइल क्या है, आपकी राइटिंग का, आपके ड्राफ्ट जो लिख रहे हैं उसका स्टाइल क्या है। और उस स्टाइल के अंदर फिर आपको ये देखना है कि ये फॉर्मल मैंने अपना स्टाइल रखना है या इनफॉर्मल रखना है। आप जब फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टाइल में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फिर आप देखेंगे कि आपने किस तरह इसको नैरो डाउन करना है। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या चीज़ बनाएगी, आपकी वर्ड चॉइसेस इसको फॉर्मल इनफॉर्मल बनाएंगी, आपकी वॉइस इसको फॉर्मल इनफॉर्मल बनाएगी, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज़ें आप जब यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली तो पता चलेगा कि आपका राइटिंग पीस जो है वो फॉर्मल राइटिंग पीस है या इनफॉर्मल राइटिंग पीस है। तो ये मैं अभी थोड़ी देर में आपके ग्रुप में शेयर करूँगा। काइंडली इसको देखिए, इसको समझिए, और ये चीज़ें जो जो आपको समझ नहीं आती इनको देख लें।